हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ सीए की कहानी सीए की जुबानी। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ इतने अच्छे रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स लाए हैं अपने करियर में कि आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे समझते हैं उनकी बातें। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि he is a ranker not only in chartered accountancy but he also holds an AIR rank in CS and CMA। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इन तीनों डिग्रीज इन्होंने एट द एज ऑफ 22 ले ली थी। सो आज मिलते हैं सीए राहुल गर्ग से जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पूना से, एंड वो ही बताएंगे अपनी कहानी अपनी ही जुबानी। सो वेलकम राहुल टू आवर शो। हाउ आर यू डूइंग? I am doing fine. Thank you so much, Ruchi, for the introduction. And yes, I am equally excited to be here to have a good conversation. And हमारी इस conversation से definitely काफी सारे students का जो है I believe benefit होगा. And कई सारे ऐसे points हैं जिनके बारे में वो जानना चाहेंगे and they will get the good answers today. Right. Rahul currently is in the profession of teaching, and he has his own academy in the name of RSA. That's Rahul Shikha Academy. So definitely a lot of students get inspired by the kind of achievements he's done, by the kind of levels he has achieved, and he has not only produced a lot of rankers in CA and CMA and CS. So I think it will be an interesting journey to know about how he's achieved it. So Rahul, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन हमारे शो में ये होता है कि आप सीए बनने की आपने कैसे सोची? सीए बनने का कैसे सोचा, ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसे आपने कही, आपका फेवरेट क्वेश्चन भी, बिकॉज मैं भी अपने स्टूडेंट से जब बात करता हूँ, जो पढ़ाता हूँ तो पूछता हूँ तो आई गेट वेरियस काइंड ऑफ आंसर्स। बट यहाँ अगर आप पूछ रहे हैं मेरा क्या था तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आई विल लाइक टू टेल यू दैट आई राइट नाउ आई एम इन पुणे, बट यस आई वाज बोर्न इन चंडीगढ़, नॉर्थ इंडिया में। एक पंजाब के पास एक जगह है जी चंडीगढ़, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। सो आई वाज बोर्न ओवर देयर, एंड जैसा कि काफ़ी जगह पर होता है तो हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मैं था सबसे छोटा भाई, मेरे दो बड़े भाई थे, वी वर 3 सिबलिंग्स एंड मम्मी पापा। तो हम सभी चंडीगढ़ में रहते थे। पापा और मम्मी ऑब्वियसली गांव से थे, तो चंडीगढ़ वो शिफ्ट हुए काम की तलाश में कि हाँ कुछ करेंगे। तो मेरे पापा जो थे वो एक टेम्पो चलाते थे, जो सामान वाला टेम्पो होता है, और हम एक ही कमरे में 5 फैमिली मेंबर रहते थे। उसी रूम के अंदर ही हमारी किचन होती थी, एक बेड था जिस पर हम सभी गुजारा करते थे। तो बहुत ही एक यंग एज से कह सकते हैं कि मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसके थ्रू मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ। बहुत छोटा था, पता तो था नहीं ज्यादा चीजों का। तो आस पड़ोस में हमारे कोई होता था तो उन्होंने बताया जी इनके किसी रिलेटिव ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है, सीए। और मैं बहुत छोटा था सच में, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार बिलीव भी नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत ही छोटा था, सेकंड या थर्ड क्लास की मैक्स बात रही होगी कि जी कोई सीए है जी, उसने किया। और मतलब पूरे परिवार में जो है मतलब काफी अच्छा उनका आगे जो है चल रहा है अभी। तो पता नहीं वहां से मेरे माइंड में एक दो शब्द आ गए सीए। जब छोटे होते हैं बच्चों को पूछा जाता क्या बनोगे तो लोग बोलते हैं इंजीनियर, पायलट। मैं बोलता था सीए, और मुझे सीए क्या होता है मुझे खुद ही नहीं पता था सीए क्या होता है, बस ये पता था कि मुझे सीए करनी है। दोनों बड़े भाई थे, जैसे जैसे बड़े हुए दोनों बड़े ब्रदर्स ने मेरी इंजीनियरिंग करी नॉन मेडिकल लेकर। और जब मेरी 10th क्लास पास हुई तो मैंने अपने घर वालों को बोला आई वांट टू डू कॉमर्स। और मैं पढ़ाई में अच्छा था 10th में, उस समय के हिसाब से आज के डेट में तो बच्चों के 95-98% आते हैं, तो मेरे 85% थे क्लास 10th में। और जब मैंने अपने घर वालों को इच्छा जाहिर की कि मैं तो कॉमर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि तब जाकर मुझे पता चला कि हाँ सीए करनी है तो कॉमर्स लेना होगा। तो घर वाले कहते नहीं भाई ये इंटेलिजेंट बच्चे तो नॉन मेडिकल मेडिकल लेते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ 2002 की, जब मैंने क्लास 10th को पास किया। तो लड़ झगड़ कर किस तरह मैंने उनको मना तो लिया कि मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 1 महीने तक मुझे नॉन मेडिकल की क्लास में भेजा गया कि नहीं तुझे यही करना है। जब फाइनली मैंने मतलब कहते हैं कि लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, किसी से भी अपनी बात भी मनवानी है, किसी को आपने कहना है कि यस आई वांट टू डू दिस, तो पहले आप अपने आप में श्योर होने चाहिए, तभी सामने वाला इंसान भी आपकी बात पर विश्वास करता है। तो उस 1 महीने पढ़ने के बाद मैंने कह दिया कि भाई मुझे कॉमर्स ही करनी है, मुझे सीए ही करनी है। तब तक पेरेंट्स ने भी थोड़ी रिसर्च करी, और बड़ा फेमस होता है सीए में रिजल्ट जी 2% आता है। और वो ट्रुथ है, अगर हम स्टार्टिंग से देखें जितने बजे फाउंडेशन में जाते हैं, फिर उसमें से इंटर में कितने पास होते हैं और फाइनल तक पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से 2% से भी कम होते हैं रिजल्ट। तो घर वाले भी चिंतित थे कि नहीं कर पाएगा बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी जिंदगी का यही है, आई वांट टू डू दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत ही मतलब प्राउड के साथ मैं कहता हूँ दैट यस आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जितने सपने मैंने लिए थे शायद उससे बहुत ज्यादा मैंने पूरे किए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एट द सेम टाइम। That's really nice, राहुल। एंड एक्चुअली मैं भी आपसे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोच रही थी पूछने की,
क्योंकि आप एक ऑल इंडिया रैंकर हैं, आप इवन बचपन से, व्हेन आई रेड योर प्रोफाइल आई न्यू दैट यू एक्चुअली हैव बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो हमेशा मेरा क्वेश्चन यही होना था जी। कि इंटेलिजेंट बच्चे तो नॉर्मली साइंस लेते हैं, तो आप कॉमर्स में कैसे हैं? बट आई थिंक यू आंसर्ड दैट फॉर मी। यस 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 रुचि। सो एक अच्छा, ये तो आपने सीए लेने की जर्नी हो गई, एंड हाँ जी। क्योंकि आप इंटेलिजेंट रहे हैं, टॉपर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको टाइम नहीं लगा सीए करने में, यू काइंड ऑफ वेंट थ्रू इन अ नॉर्मल टाइम। बट यस ये यस। रैंक एआईआर रैंक कैसे आया? मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी? कोई रैंकर की स्ट्रैटेजी अलग होती है पढ़ने की? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, जो अक्सर बहुत लोगों का रहता है कि यार, क्योंकि क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी चीज एक बार होती है ना, तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर सवाल उठाने के लिए तैयार होते हैं कि ये तुक्का होगा। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में क्रिकेट इंडिया में बहुत प्रचलित प्रोफेशन है, स्पोर्ट है। कोई प्लेयर है, उसने एक बार सेंचुरी मार दी, कहेंगे यार एक बार मार दी तो तुक्का हो गया। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनना है और दिखाना है कि भाई ये तुक्का नहीं था, तो आपको वो चीज को बार बार करके दिखाना होगा। इसलिए विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जाने जाते हैं, और बाकी सभी ठीक है, आए गए वाली बात हो जाती है। सो जब मेरे साथ ये हुआ, मेरा रैंक आया पहली बार, और मैं सच बताऊं, मैंने रैंक के बारे में सोचा नहीं था। मैंने लाइफ में, ये भी बता दूं चलो, सीए, सीएस और सीएमए के कुल मिलाकर जो है मैंने 7 एग्जाम्स दिए, जिसमें सीए के 3 एग्जाम थे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और सीएस के 2 एग्जाम थे क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद की एग्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल, और सीएमए के भी 2 एग्जाम क्योंकि 2 एग्जाम। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उन दोनों को स्टार्ट किया था। इसमें से पहला एग्जाम था सीए फाउंडेशन का, जो मेरी लाइफ का सबसे पहला प्रोफेशनल एग्जाम था, फिर विच आई अटेम्प्टेड इन मई 2005। तब मुझे पता चला कि रैंक नाम की कोई चीज होती है, और मैंने तैयारी इस तरह से की, मैंने कहा काश मेरा रैंक आ जाए, और मेरा रैंक नहीं आया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रैंक नहीं, अच्छे से बस पढ़ाई करते पास होते हैं। रैंक आ जाता, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 30 ही रैंक निकलते थे। अगर 50 निकलते तो मेरा 46 या 47 नंबर के आसपास था। चलो एनी हाउ, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट का टाइम आया। मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि मुझे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, एंड मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी, अच्छे से तैयारी करी, एंड मेरा रैंक आया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या आपने सोचा था या आपको पता था रैंक कैसे आएगा? नो, आई नेवर न्यू। और यही बात मैं आगे सभी को बोलता हूं कि रैंक इज जस्ट द एंड रिजल्ट ऑफ योर कंसिस्टेंट हार्डवर्क, डेडिकेशन, एंड जो आप अच्छे से तैयारी करते हैं उसका एंड रिजल्ट है हार्डवर्क, और ये कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट है। मतलब अगर कोई मुझे कहता है सर मैं तो ना रैंक के लिए तैयारी करूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता। मैंने कहा बेटा रैंक के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर वट एवर यू आर स्टडिंग, यू हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली विद हार्डवर्क, डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। मतलब एक रैंकर और नॉन रैंकर में फर्क पूछोगे, मैं कुछ हद तक बता सकता हूं। जैसे एक नॉन रैंकर बच्चा होगा, वो कहेगा एक हफ्ते में आज पढ़ लिया, चलो यार कल छोड़ देता हूं, परसों पढ़ लूंगा, फिर 2 दिन की छुट्टी ली, नहीं। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरी बात, शेड्यूलिंग बड़ी जरूरी होती है। मतलब मान लीजिए आप सुबह उठे 6 बजे, आपने सोचा चलो यार आज ना ऑडिट पढ़ता हूँ 4 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद आप कहते चलो मैं ना अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ता हूँ 3 घंटे, ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग उठे, आप कहते आज ना मैं लॉ पढ़ता हूँ। अरे तूने पिछले दिन तो भाई ऑडिट पढ़ा था, आज लॉ की बारी कैसे आ गई? सो लोग शेड्यूलिंग नहीं करते। तो मैं पूरी तरह से शेड्यूल बनाकर, बिल्कुल एक प्रॉपर प्लान कह लो, पहले माइंड में प्लान बनता है, फिर उसे पीस ऑफ पेपर पर उतारना, एंड फिर उसको रिलीजियसली फॉलो करना। बिकॉज टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू पुट द डिसिप्लिन एफर्ट्स इनटू दैट, तब तक रैंक नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन ऐसा कहना कि सिर्फ ऐसा करने से रैंक आ जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि जिनका रैंक आया उन्होंने ये सब कुछ जरूर किया होगा। सो दैट्स द थिंग। ओके। एंड राहुल, एक बात बताइए, क्योंकि जैसे आपने कहा, बिकॉज सीए हाँ के जी। एग्जाम्स, एंड नॉट ओनली सीए, ऑल द प्रोफेशनल एग्जाम्स दैट सीएस एंड सीएमए, इनमें कोई गारंटी नहीं होती पास करने की। मतलब इनके परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स काफी कम आते हैं। तो बहुत क्या कम रहते हैं, हाँ आपको जी। एग्जाम देने के बाद पता था कि आपके रैंक आने वाले हैं? बिकॉज आपके रैंक वंडरफुल। तीनों में आए हैं, सीए में भी आए हैं, सीएस यस। में भी आए, सीएमए में भी आए। तो क्या पेपर बिल्कुल, लिखते ही आपको पता था कि इस बार तो मेरा रैंक आ ही रहा है? डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जब मैं पेपर करता था, मैं 3 घंटे में इतनी शिद्दत से पेपर करता था कि 3 घंटे के बाद मुझे ये पता होता था कि टीचर जब मेरा पेपर चेक करेगा, मतलब टीचर का क्या है, मान लो आज डेट में आप या मैं पेपर चेक करें, हम चेक कर रहे हैं तो सभी पेपर एक जैसे आ रहे हैं, राइट। मुझे ये पता होता था कि जो टीचर मेरा पेपर चेक करेगा, मेरे से पीछे 50 और मेरे से अगले 50 में उसे ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा जैसा मैं लिख के आ रहा हूँ। सो मेरा मेन मकसद रहता था, देखो पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट पे क्यों नहीं पहुंच पाते, रिजल्ट क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि आपने कितनी पढ़ाई की, आपने कितने रातें अपनी जो है काली करी है, मैं सिंपल बोलूं, आपने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। क्या एग्जामिनर के पास ये चीज पहुंच रही है? नो, एग्जामिनर के पास वो एग्जाम पेपर में लिखी आपकी 3 घंटे की आंसर शीट पहुंच रही है, जिसके बेस पर ही इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू विल क्वालिफाई और नॉट। आप कितने नंबर लोगे, तो उसको कोई मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर उस 3 घंटे के अंदर आपने अच्छा शॉट नहीं दिया। सो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट होता था एग्जीक्यूशन का,
वो 3 घंटे में मैं बहुत अच्छे से पेपर करता था, पूरा नीट एंड क्लीन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ऐसी प्रेजेंटेशन करता था कि टीचर देखकर कहेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया पेपर। तो इतना मुझे पता होता था पेपर देने के बाद कि बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। लेकिन फिर से आपने कहा रैंक आएगा, ये नहीं पता था। जैसे आईसीडब्ल्यू इंटर में जब मेरा रैंक 1 आया था, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था, तो जो हमारे मेंटोर होते थे, जो आईसीडब्ल्यू प्रोफेशन में हमारे चेयरमैन होते थे चंडीगढ़ के, आईसीडब्ल्यू में क्या होता था, रिजल्ट पहले आता था, रैंक 2 या 3 महीने के बाद आता था। तो 25 अगस्त का डे था जब मेरे मार्क्स आ गए, तो मैंने उनको बताया सर मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं। वो कहते हैं तेरे इतने मार्क्स आ गए, मुझे लग रहा है तो टॉप 10 में आ जाएगा। मैंने उन्हें कहा जी आप ऐसा कैसे कैसे कह रहे, मुझे पता है, मैं काफी समय से देखता आ रहा हूँ रिजल्ट। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। और जब रिजल्ट आया तो मुझे फोन आया कि आपका रैंक 1 आया है। तो मुझे उस टाइम पे सर की बात हिट की कि भाई मतलब ठीक है, जो एक्सपीरियंस उन लोगों को है, बट यस जैसा आपने कहा कि एग्जाम देने के बाद पता था रैंक आ जाएगा, नहीं ये नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था कि हाँ पास अच्छे नंबर से मैं हो जाऊंगा। तो अच्छा एक और चीज है, बिकॉज जी आपने सीए किया 2008 में, एंड या 2009 में आपने सीएस किया, एंड देन एंड में मेरा क्वालिफाई हो गया था। है ना, साथ में ही आपने ये यस सब ये सो मल्टीपल, ये तीनों कोर्स साथ में चल रहे थे। हाँ जी राइट राइट। तो एक सीए या एक ही प्रोफेशनल कोर्स लेने के बाद बच्चे काफी डरे रहते हैं, यार यही होगा बिल्कुल। नहीं होगा। आपने जी तीनों में बिल्कुल। ही कैसे इतना डेयरिंग स्टेप ले लिया कि आप तीनों ही एग्जाम्स देने लग गए? इसके मैं बताता हूँ आपको, 2 रीजन हैं। और जब मैंने ऐसा स्टेप लिया तो लोगों ने भी मुझे क्या क्या चीज कही, राइट। हम्म तो लोगों ने मुझे क्या चीज की, सबसे पहले वो बोलते जो हमारे टेक्स के टीचर होते थे चंडीगढ़ में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा राहुल मुझे पता चला कि तूने सीएस और आईसीडब्ल्यू का फॉर्म भर दिया है। हम्म क्योंकि क्या हुआ था, 2004 में मैंने अपनी क्लास 12th पास करके सीए स्टार्ट किया, साथ साथ बीकॉम चली। और हम्म 2007 में जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मेरा सीए इंटर तक हो चुका था, सीए फाइनल का एग्जाम था 2008 नवंबर में, तो मैंने साथ हम्म ही साथ सीएस और आईसीडब्ल्यू का फॉर्म भर दिया। तो 2008 में मैंने सीएस आईसीडब्ल्यू इंटर के एग्जाम और सीए फाइनल के एग्जाम दिए थे। और हम्म 2008 के बाद जो अगला अटेम्प्ट आता है जून 2009, उसमें सीएस और आईसीडब्ल्यू फाइनल के एग्जाम दिए थे। फाइनल। तो जैसे अगस्त में रिजल्ट आया तो मेरी सारी चीजें अगस्त 2009 तक हो चुकी थी। अब सवाल आता है कि जब सर ने मुझे बुलाया, कहते हम 2 नाव का सवार डूबता है, तो 3 नाव में सवार है, तो कैसे करेगा। तो मैंने कहा सर डूबता ये कहावत बनी है, ये प्रत्यक्ष देखा नहीं है किसी ने। अब अगर हम ट्राई करना ही छोड़ दें डर के मारे तो वो गलत चीज होगी। और अगर मैं ये चीज कर पाया और मुझसे एक भी कोई इंसान मोटिवेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अभी भी वही है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने बीकॉम के साथ सीए स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कॉलेज के अंदर जितने बच्चे हैं सारे बीकॉम के साथ सीए कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। एसडी कॉलेज चंडीगढ़ का सबसे माना हुआ कॉलेज था। अब मैंने कहा ये सब बच्चे कर रहे हैं, मैं इनसे अलग क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, कल को जब हम जॉब इंटरव्यू में बैठेंगे, तो व्हाट एक्स्ट्रा आई विल पुट ऑन द टेबल फॉर द इंटरव्यूअर। और साथ साथ मुझे बड़ा एक जुनून रहता था कि मेरी नॉलेज बहुत, मतलब मुझे अपनी नॉलेज बढ़ाने का बहुत शौक था। तो मैंने कहा सीए में जो हम पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, अगर मैं साथ साथ सीएस करना स्टार्ट करूं या आईसीडब्ल्यू करना स्टार्ट करूं तो मेरी नॉलेज मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो मैंने ये सोचकर सीए स्टार्ट किया, जहां पे मुझे बहुत सारे लॉज के बारे में जानने का मौका मिला, बहुत मजा आया। एंड मुझे कॉस्टिंग मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे कॉस्टिंग में भी अपने आप को और नॉलेज एनहांस करनी थी, जिसके लिए मैंने आईसीडब्ल्यू चुना। तो ये तीनों चीजें मैंने साथ में की, बिकॉज मेरा एक एम था, मैं आपको बताता हूँ कि प्लान था कि जब ये तीनों डिग्रीज मेरी हो जाएंगी, तीनों सर्टिफिकेशन मेरे पास आ जाएंगी, तो मैं बहुत जल्दी कॉर्पोरेट में लेडर में बहुत ऊपर तक जाना चाहता हूँ। और हो सकता है जो चीज लोग 45 या 50 में अचीव करें, मुझे लगता था कि मेरे पास इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस ऐसा गेन करूंगा मैं 35 की एज तक ही कर लूंगा। तो एक तो रीजन ये था। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ, वो मेरा पर्सनल रीजन था। मैं जब छोटा था, आई गेस फिर से सेकंड या थर्ड क्लास में, 93 या 94 की बात है, गर्मी की छुट्टियां हुई थी, जून का महीना था। तो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाने के बाद उनका कुछ उन्होंने बना लिया, तीर धनुष बना लिया, और तीर धनुष एक बच्चे ने चला दिया, वो आकर मेरी लेफ्ट आई में लगा। और मैंने डर के मारे अपने घर पर नहीं बताया। जब बताया काफी दिन हो चुके थे, उसके बाद पता चला मेरी आंख की रोशनी जा चुकी है। मेरे बैक टू बैक 3 सर्जरीज हुई उस एज में, बहुत छोटा था मैं, और 3 सर्जरी के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। तो आई लॉस द विजन इन माई लेफ्ट आई, जिसकी वजह से मैं एक बहुत ही प्रोटेक्टिव चाइल्ड रहा। डॉक्टर ने मुझे कहा, पेरेंट्स को कहा कि इसको नहीं पढ़ने देना, वो भी एक रीजन था जिसके लिए मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं सीए ना करूं, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी पड़ती थी। तो मेरे लिए एक पर्सनल चैलेंज की तरह था कि हर कोई मुझे ये बोलता है कि तू ये नहीं कर सकता, तुझे नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कहते थे भाई सिंपल ग्रेजुएशन कर लो और आराम से उसके बाद कोई छोटा मोटा जॉब पकड़ लो, बिना स्ट्रेस वाला, बिना स्ट्रेन वाला। अदरवाइज तुम्हारी राइट आई के ऊपर भी स्ट्रेन आता जाएगा। बट वो एक पर्सनल जुनून था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि आई कैन फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि आई कैन डू इट। सो ये एक दूसरा रीजन था जिसके कारण एक कहते हैं जुनूनी सवार था। कई बार मुझे भी लगता है क्यों किया, शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब अच्छा लगता है। I तो think अगली बात that's है, तो दैट वाज nice कि अनदर रीजन आपने जिसकी वजह से सारी आई डिड चीजों ऑल ऑफ के दिस, odds, you fought against all odds, I guess. कह सकते हैं। So राहुल, ये तो आपका जर्नी रहा,
But जी after you completed your chartered accountancy, and especially when you had such great results, तो यस आपने आगे क्या स्टार्ट किया? कॉर्पोरेट में गए, प्रैक्टिस स्टार्ट करी, या सीधा मैं अपनी? आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल 2008 नवंबर में मैंने सीए फाइनल के एग्जाम दिए और मुझे श्योर था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, जिसके नतीजे जनवरी 2009 में आने वाले थे। हम्म। लेकिन कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, और जितनी प्लानिंग आप चाहते हो करना, कई बार आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो मैंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं, बहुत बार देखा है इस चीज़ को। नवंबर 2008 में जैसे मैंने सीए फाइनल के एग्जाम दिए, एक हफ्ते के बाद मेरे दोनों ब्रदर हैदराबाद में जॉब करते थे, तो मैंने उन्हें रोका हुआ था कि आप मेरे पास कभी नहीं आओगे, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। जिस दिन मेरे एग्जाम हो गए, मैं आप लोगों के पास मम्मी पापा को लेके मिलने आऊंगा। हम्म। एंड हुआ क्या, एक हफ्ता हुआ था नवंबर, और नवंबर 2008 में एग्जाम दिए। 17 नवंबर को लास्ट पेपर था, मेरा बर्थडे आता है, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। 22 नवंबर को आईसीडब्ल्यू का रैंक आया, जिसमें रैंक 1 आया। और 23 को मैं अपने भाइयों के पास जाने वाला था मिलने के लिए, ट्रेन की टिकट बुक सब कुछ। लेकिन जैसे उस दिन घर से निकलने लगे, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी जिंदगी आज तक का हमारा रुख मोड़ दिया। माई मॉम गोट सर्टेन हेडेक, और हम नहीं जा पाए। जब उनको चेक करवाया तो उनको ब्रेन ट्यूमर निकल कर आया, और मेरी पूरी दुनिया जो है मतलब उलट पुलट हो गई। बहुत छोटा था मैं, कहने को लोग कहेंगे यार सीए फाइनल के एग्जाम देते, छोटा कहाँ था। लेकिन सीए का एग्जाम ऐसा होता है जहां पर बच्चा घर के अंदर बंद रहता है। तो आस पड़ोस के लोग तो हमें ये समझते थे कि यार ये बच्चा गूंगा है, क्योंकि अगर कभी बाहर निकलते थे चुपचाप जा रहे हैं, काम करके चुपचाप वापस आ रहे हैं, कोई त्योहार नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई फंक्शन नहीं। मतलब ये सभी के साथ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे साथ है। अगर आपको दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है तो ये चीजें होती ही हैं। तो हुआ ऐसा कि मदर का ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, मेडिकल इशू हो गया। और उसके बाद मेरे जून में एग्जाम आने वाले थे सीएस और आईसीडब्ल्यू फाइनल के। तो दोनों भाई कुछ कुछ समय के लिए आए, बिकॉज देवर इन जॉब्स, और खर्चा भी काफी हो रहा था, तो ऑब्वियसली दे कुड नॉट टेक द ब्रेक। तो मैंने उस समय ब्रेक लिया। मैं मदर के साथ हॉस्पिटल में रहता था, और मेरी सीएस फाइनल और आईसीडब्ल्यू फाइनल की पूरी पढ़ाई मैंने हॉस्पिटल में ही बैठ करके, बल्कि मेरे मेंटर्स थे उन्होंने भी कहा कि राहुल ये अटेम्प्ट छोड़ दे। मैंने कहा सर मैं देना चाहता हूँ, अक्सर मैं देकर फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी ऐसा इंसान नहीं हूँ जो मैदान छोड़ के भागा हूँ। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि अगर तैयारी नहीं है तब भी अटेम्प्ट देने जाओ, यू नेवर नो कि क्या हो जाए, आपको अपनी कोशिश करनी चाहिए। और मैंने वो एग्जाम दिए जून में, और जून 2000 में जब एग्जाम दिए, पहले 9 पेपर सीएस फाइनल के थे, उसके बाद सिर्फ एक छुट्टी थी। फिर आईसीडब्ल्यू फाइनल के 8 पेपर बैक टू बैक थे, कोई छुट्टी नहीं होती थी। और जब ये रिजल्ट आया दोनों तो ही आई वॉज वेरी एग्जाम्स हैप्पी। दिसंबर में होते हैं, है ना? जून एंड दिसंबर, तो मैंने जून हाँ। वाला अटेम्प्ट था अच्छा, मेरा, जून जून वाला 2009 अटेम्प्ट का। किया आपने? हाँ जी। ओके। और जब रिजल्ट आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 3 इन आईसीडब्ल्यू फाइनल एंड 13th इन सीएस फाइनल। और उसके बाद मुझे पता था मदर का मेडिकल कंडीशन है, तो मुझे जॉब करने के लिए चंडीगढ़ से बाहर में नहीं जा सकता था। चंडीगढ़ में देयर यूज्ड टू बी ओनली वन ब्रांड एट दैट टाइम। बिग फोर में से कोई नहीं था, कोई ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यू, डेलॉयट, कुछ नहीं था। पीडब्ल्यू से एक सेक्टर, देयर वाज ओनली वन, ग्रैंड थॉर्नटन, जीटी। तो उन्होंने कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, तो मैंने वहां पर इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है आप हमें ज्वाइन कर लो। और ऑब्वियसली ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस उन्होंने पूछा कि भाई इतने रैंक से तो हमें क्यों ज्वाइन कर रहा है। तो दे गॉट टू नो कि हाँ इसकी मतलब प्रॉब्लम है। सो दे पर्सनल ऑफर्ड मी इश्यूज। अ पैकेज ऑफ ओनली 25,000 पर मंथ। इतना सब डिग्री करने के बाद मेरी जो पहली जॉब थी वो 25,000 की थी। मैं कट कटा के भी मेरे ख्याल से 20-21,000 आते होंगे, बट ठीक है, मेरे सामने प्रायोरिटी कुछ और थी। उसके बाद मुझे लगा एक साल के ऑलमोस्ट मैंने वहां पर जॉब किया, मई 2010 तक। उसके बाद मेरा हमेशा सपना था, मैं किसी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं तो बड़े लेवल तक पहुंचना चाहता था। सो मैंने ईवाई में इंटरव्यू दिया, ईवाई ने मेरा नोटिस पीरियड बाय किया, एक हफ्ते के बाद मैं ईवाई पहुंच गया। मैं ईवाई गुड़गांव ऑफिस में था, काम किया मैंने वहां पे 2-2.5 महीने। लेकिन जब जब घर आता था तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरे मदर की शायद वैसी केयर कोई और नहीं कर पा रहा जैसे मैं चाहता था। सो दैट वाज द रीजन मैंने ईवाई से 2-2.5 महीने काम करने का अगस्त 2010 में रिजाइन कर दिया। आई केम बैक होम, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू हेड। डरते डरते घर वालों को बताया नहीं, पापा को एक हफ्ते के बाद बताया। जब उन्होंने पूछा कि तू जा क्यों नहीं रहा, मैंने बोला कि नो आई एम नॉट गोइंग, एंड मैं छोड़ के आ गया हूँ। तो कहते अब क्या करेगा। तो मैं 2-2.5 महीने फ्री बैठा रहा। उसके बाद फाइनली फिर मुझे समझ आया कि मुझे कुछ घर से ही करना पड़ेगा। तो आई हैड 2 ऑप्शंस, आइदर टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस और विद द कोचिंग। प्रैक्टिस अगर करता तो एक ही सर्टिफिकेशन का यूज कर सकता था, लेकिन जितनी नॉलेज मैंने ग्रास्प की हुई थी अपनी पढ़ाई के दौरान, तो मुझे लगा आई शुड स्टार्ट विद टीचिंग। तो मैंने अपने घर में एक छोटा सा रूम तैयार किया जिसमें 10 चेयर आती थी। तो मैंने 4 साल तक उसी रूम में पढ़ाया, और फाइनली फिर 2013 में आगे जाकर थोड़ा और बढ़ाता गया एंड फाइनली नाउ आई एम इन पुणे। तो ये वो रीजन रहा, मतलब रीजन ऐसा था विच हैपेंड एक्सीडेंटली, विच वाज नॉट माय चॉइस, बट यस मैं इसे ब्लेसिंग मानता हूँ, क्योंकि मुझे आज डेट में लगता है कि मैं इसी चीज के लिए बना हूँ। मतलब आई वांट टू बी अ मेंटोर। शायद And that कॉर्पोरेटली नहीं बना situation got the teacher in you out. That they था। यस actually यू that कैन से रुचि, yeah. डेफिनेटली यस यू Okay. कैन से। तो एक बात बताइए, बिकॉज जी आप तो अब बच्चों के साथ ही डील करते हैं for the last यस रुचि, 15 years roughly you have been dealing करेक्ट, with हाँ जी। kids.
तो राइट। आपने बहुत बच्चों को देखा होगा जो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, बिल्कुल। एंड कितनी बार छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, सीए स्पेशल यस। स्पेसिफिकली जैसे आपने बोला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो what is your, how do you guide them? Because you've been a great coach for the students also. So what's your guiding बिल्कुल। thing for people to manage their वेरी stress? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन रुचि। होता क्या है, देखो मेरे जीवन का जो रहा है एक्सपीरियंस और जो मैंने देखा है लोगों में, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी काम में हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल बनते ही हैं। जब कोई स्टूडेंट मुझे कहता है सर मुझे 4 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए, 8 अटेम्प्ट हो गए, तो मैं कई बार जब इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ बेटा आपने कैसे तैयारी करी, कहाँ पर लैकुना थे। एंड बिलीव मी आज तक एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं हुआ जहां पर बच्चे को अपनी कमी ना पता हो। एवरी पर्सन knows the shortcoming, the only point is that they want to work on that or not। कोई भी बच्चा जो बर्नआउट होता है, स्ट्रेस में आता है, कितने सारे स्टूडेंट्स को हमने आज तक अपने मतलब वर्ड्स के थ्रू, अपने काउंसलिंग के थ्रू उठाया है, जिन्होंने वापस से उस एग्जाम हॉल में, उस जंग के मैदान में जाकर एग्जाम दिए एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल। पॉइंट इज दैट कि यस, क्या आप उस मेहनत के लिए तैयार हैं? अदरवाइज अगर हम ये सोचे ना कि सीए का एग्जाम मुश्किल है, बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसने पढ़ाई नहीं करनी वो सीए की पढ़ाई भी नहीं कर सकता, वो बीए की पढ़ाई भी नहीं कर सकता। और जो तैयार होकर आए, बिकॉज हमारे प्रोफेशन में जब बच्चा एंटर होता है उसे पहले ही पता होता है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव, बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना श्योर होता है कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको पता होगा कि हाँ भाई अब लाइफ में मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी पढ़ाई मुझे बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। सो दैट्स माई मेन मंत्रा टू एवरी पर्सन हु इज परस्यूइंग दिस कोर्स, कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है एंड मेहनत से घबराना नहीं है। द डे यू थिंक कि यार ऐसे ही हो जाएगा, नहीं होगा। यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, इट्स सिंपल एज दैट। यू विल हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तभी जाकर जो है कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। एक बात बताइए, बिकॉज जी रुचि। सीए प्रोफेशन जो है, सीए इंस्टीट्यूट इटसेल्फ मॉड्यूल्स देता है, सारी बुक्स देता यस। है, सब कुछ देता है, एंड द इंस्टीट्यूट आल्सो हैज क्लासेस व्हिच आर डन। या तो कोचिंग एक अलग क्यों फैक्टर है? मतलब कोचिंग की क्या यस। इम्पोर्टेंस है बेसिकली? क्यों स्टूडेंट्स को इट्स अ कोचिंग लेनी चाहिए? यस यस नहीं, इट्स अ वेरी वेरी वर्दी क्वेश्चन कि कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने सीए की क्लास, जब मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्टूडेंट बनकर एंटर हुआ तो मुझे भी लगता था मैंने क्या क्लासेस की जरूरत नहीं है, मैं भी खुद ही पढ़ लूंगा। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि सीए जो कोर्स है, अक्सर जो है सीए वर्सेस एमबीए काफी डिबेट चलता रहता है इंडिया में कि कौन बेटर है, एमबीए फाइनेंस या सीए। और एमबीए में तो कोई क्लासेस नहीं होती। अब यहाँ पर ही उसका आंसर छुपा है। जब एक स्टूडेंट मान लीजिए कैट का एग्जाम क्रैक करके एमबीए में पहुंच गया, तो वो उस एनवायरनमेंट में 2 साल तक उसी एनवायरनमेंट में उन्हीं बच्चों से, अपने काउंटर पार्ट से घिरा है, जहां पर उसका एक शेड्यूल है, सुबह शाम तक क्लासेस हैं, टीचर्स हैं गाइड करने के लिए, एक माहौल है जैसे कॉलेज में होता है, प्रोजेक्ट्स हैं, सबमिशंस हैं, सब चीजें हैं। वहीं अगर हम एक सीए स्टूडेंट की बात करते हैं, सीए स्टूडेंट ने तो आज तक आईसीए का मुंह भी नहीं देखा होता। उसको कहा जाता है बेटा ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से जा फॉर्म डाउनलोड कर ले, भर दे और यहाँ पर इसको पोस्ट के थ्रू भेज दे। आज डेट में इंस्टीट्यूट थोड़ा फैल गया तो हाँ बाय हैंड जाकर भी उनको दे सकते हैं। उसके अलावा आईसीए आपको किताबें देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन एक बच्चा जो 12th क्लास पास करके 18 की एज के आसपास का स्टूडेंट है, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं, उसके पास सिर्फ किताब है, और हम किताब पढ़कर कह रहे हैं कि वो बच्चा चला जाए उस एग्जाम में बैठने के लिए जहां पर रिजल्ट 15% के आसपास फाउंडेशन का, हद से कभी कभी अच्छा आता तो 20-22% तक आ जाए, तो ये सोचना ही मतलब अनुचित है मुझे लगता है। एक स्टूडेंट को गाइडेंस हमेशा चाहिए, एक मेंटोर के बिना स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, अगर किसी दिन फ्यूचर में जाकर ऐसा हो जाता है कि सीए के कॉलेज बन जाते हैं, मैं खुद कहूंगा कि क्लासेस की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक स्टूडेंट एक अकेला घर पर बैठकर पढ़ रहा है, उसके पास कोई माहौल नहीं, जब वो एक क्लास अटेंड करता है तो ही गेट्स टू नो कि हाँ मेरे जैसे और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव माहौल जो है बनता है। किताब के अंदर जो चीज लिखी है हो सकता है स्टूडेंट खुद से पढ़कर उसको समझ ले, लेकिन हो सकता है जिस चीज को खुद से पढ़कर 4 घंटे में समझेगा, उसका मेंटोर उसे हाफ एन आवर में बता दे। सो इन सभी चीजों के लिए मुझे लगता है कि मेंटोर की बहुत आवश्यकता है, सिर्फ पहले लेवल तक नहीं, लास्ट लेवल तक। और खासकर सब्जेक्ट्स इतने कॉम्पिटिटिव हैं, ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक में बहस चलती है कि भाई लेट्स से जीएसटी का मैटर, इनकम टैक्स का मैटर है, हम कैसे एक्सपेक्ट करें 20-22 साल के बच्चों की वो किताब पढ़कर जाए और उस नॉलेज को प्रदर्शित करे। नो, तो डेफिनेटली ही नीड्स अ नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड गाइड जो उसको बता सके कि किस तरह से चीजों को हैंडल करना है, एग्जाम पेपर किस तरह से आने वाला है, और एक्सपीरियंस के बेस पर वो मेंटोर उसे तैयार करेगा, गाइड करेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, थोड़े से अनइंपॉर्टेंट एरियाज हैं, और इस तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इस एग्जाम में इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। सो
100% I will agree on this that classes are definitely important. और काफी सारे बच्चे इस चीज को मिस करते हैं, बहुत शॉर्टकट्स लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए YouTube आज के डेट में एक ओपन प्लेटफॉर्म है. काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हम ना YouTube से देख लेते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपने प्रोफेशन, अपने फ्यूचर के साथ मत खेलिए. YouTube एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको शायद उतनी नॉलेज, उतनी चीजें नहीं मिल पाएंगी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक टाइम का जो मैनेजमेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट रेज किया था शेड्यूलिंग का. अगर आप टीचर की क्लास देख रहे हो, आपको पता है डेली 7 to 9 ये क्लास मुझे करनी है, ये टीचर मुझे पढ़ाने वाला है, पूरा बैच आपको करना है. सो वहां से कॉम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली जो है आती है. सो राहुल, ये तो काफी अच्छी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी, बट आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन होगा, बिकॉज एज आई हर्ड यू नो योर ओन जर्नी, हाँ जी. आप एक बहुत छोटी जगह से आते हैं कहाँ वर्सेस टुडे यू आर सो सक्सेसफुल, नॉट ओनली एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल, बट ऑल्सो फ्रॉम अ फाइनेंशियल मैटर्स पर्सपेक्टिव. इफ आई सी द चेंज जो आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम मे बी अ स्मॉल हाउस टू अ बिगर प्लेस, अ बिगर सिटी एंड एवरीथिंग. तो आपकी अपनी जर्नी से आप क्या सीखते हैं, और आप क्या हमारे मतलब यंग बच्चों को जो शायद सीए सोचते नहीं है करने की, डर जाते हैं, या जो सीए बन गए हैं वो आगे फ्यूचर नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूंगा कि ये कहानी आपकी है, तो कहानी अगर आपकी है तो इसे लाजवाब लिखना. सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आप 10 लोगों की राय लेते हैं, उसमें से मिनिमम 9 ऐसे मिलेंगे जो आपको रोकेंगे उस काम को करने से. मैं खुद का एग्जांपल आपको बताया, जब मैंने तीनों कोर्स स्टार्ट किए तो मुझे तो मेरे टीचर ने बोल दिया कि 2 नाव का सवार डूबता है, तो 3 का तो पक्का डूबेगा. राइट. बहुत सारे बच्चे, जब मैंने सोचा मैं 2 अटेम्प्ट देता हूँ, तो कितने सारे लोग आगे कहने अरे भाई 1-1 करके दे, 2 में तो गारंटी कोई नहीं, तू पास हो जाएगा, फेल हो जाएगा. तो मेरा एक ही सवाल रहता था, अगर मैं 1 देता हूँ, आप मेरे को गारंटी देते हो मैं पास हो जाऊंगा? गारंटी तब भी नहीं है. सो व्हाई नॉट टू ट्राई बोथ. एंड जो आपने कहा कि मैंने अपनी जर्नी से क्या सीखा, तो मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा कि डेयर टू ड्रीम बिग. अपने सपने बड़े रखो. मैं चाहे रहता उस छोटे से घर में था, मेरे पास साइकिल भी 3 भाइयों के पास मिलाकर एक ही होती थी, लेकिन मैंने कभी भी, आप यकीन नहीं मानेंगे, चलो एक छोटा सा किस्सा बता दो. जब 2004 में मैं कॉलेज में गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो एसडी कॉलेज, ऊपर से चंडीगढ़, मतलब पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा फैशनेबल सिटी माना जाता है. अगर कोई नहीं गया जो हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं, आप जरूर जाइए, तो आपको पता चलेगा. लोग अच्छे से पूरा तैयार होकर जो है रहते हैं. मेरे कॉलेज में सभी बच्चे बाइक स्कूटर वगैरह पर आते थे, और मैं जाता था साइकिल पर. उस समय फिल्म आई थी धूम इंडिया में, और धूम फिल्म सबको पता है बाइक्स के ऊपर थी, जॉन अब्राहम थे उसमें, ये वो. तो और मैं साइकिल पर वो फिल्म देखने गया था, और वहां से मेरे, कहते हैं ना जीवन में कोई ना कोई आपका एक होता है, एक इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए. तो मुझे उस दिन पता चला यार दिस इज समथिंग विच इज अट्रैक्टिंग मी. तो मैंने अपनी लाइफ में एक मतलब एक सोचा, एक सपना मेरे माइंड में जन्म लिया कि मैं बड़े होकर ना एक बाइक लेना चाहता हूँ. एंड यू विल नॉट बिलीव, 10 years down the lane, 1st January 2014, I gifted myself a Harley Davidson bike, a brand new bike, and I was very happy that day. उसके बाद मतलब ऐसे बहुत से पल जीवन में आते गए, अभी सभी के बारे में तो क्या बात करनी. सिर्फ एक ही मोटो है, डेयर टू ड्रीम बिग. आप ये मत सोचो कोई और आपको नहीं बताएगा कि बेटा तू इससे ज्यादा ना कर नहीं पाएगा. इट इज योर लाइफ, it is dependent upon your choices, so you have to write it in the best possible way you want to. and ये मत सोचना कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, सब होगा. Everything can happen, you just have to believe in yourself, then sky is the limit. That's the thing. Thanks, Rahul. I think बहुत ही अच्छी चीज है, and I think very interesting. I don't want to end the conversation. I think I can keep going. It's so nice and addictive to have this conversation with you. But I think time is a constraint, and thanks for your time and effort. And to all our viewers, I'm sure बच्चे हों या बड़े हों, I'm sure everybody would have gained a lot of information from Rahul's conversation, because Rahul ने बहुत दिल से and practically अपनी सारी चीजें बताई हैं. And I think I agree, you know, you have to dare big. And sometimes it's the situations which actually take you to a level. जैसे राहुल ने बोला, उन्होंने कभी सोचा नहीं था शायद वो एकेडमी खोलेंगे या एक प्रोफेसर या टीचर बनेंगे, गाइड बनेंगे. But I think today he is there because he accepted what came to life to him. You know, and so thanks for watching, and stay connected with Radio Dwarka and our series CA की कहानी, CA की जुबानी. And मिलते हैं एक और CA से in the next episode on next Thursday. Thank you and stay connected.